और चलिए इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, टोंक में 2 बच्चियां डूबी है। जी हां, तालाब में ये बच्चियां डूबी है और नहाते समय यह हादसा हुआ। मेहरू पंचायत के बालापुरा की घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों ने दोनों शव को बाहर निकाला। खबर टोंक से, जहां पर 2 बच्चियों के डूबने की खबर है। तालाब में ये दोनों बच्चियां डूबी है और नहाते समय ये हादसा हुआ। जब वे नहाने गई उसी दौरान ये दोनों बच्चियां तालाब में डूब जाती है। मेहरू पंचायत के बालापुरा की घटना बताई जा रही है और अब ग्रामीणों ने दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है। अजमेर में एक जायरीन की मौत हुई। आपको बता दें, झारखंड से आई थी महिला जायरीन। चोरी छिपे महिला को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने JLN अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। खबर अजमेर से, जहां पर एक जायरीन की मौत हुई है। झारखंड से आई थी महिला जायरीन और चोरी छिपे महिला को दफनाने की तैयारियां चल रही थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने JLN अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ मौत के कारण रहे, इस बात का खुलासा हो पाएगा। तो पुलिस जो है वो तफ्तीश में जुटी हुई है। खबर अजमेर से, जहां पर एक जायरीन की मौत हुई है। झारखंड से ये महिला जायरीन आई हुई थी। चोरी छिपे महिला को वहां पर दफनाने की तैयारियां चल रही थी। और संवाददाता दीपक दाधीच हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए नूपुर, ये जो मामला है ये दरगाह क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक झारखंड का परिवार है वो दरगाह जियारत के दौरान अजमेर आया था और वापस लौटने में जब लगा तो 20 तारीख के बाद में जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद उनको यहीं रोका गया और वो अभी दरगाह क्षेत्र के राज शिविर में रह रहे थे। लेकिन जो परिवार है वहां पर आज जो राजमानो एक महिला थी, परिवार की मुखिया, वो यहाँ पर उसकी अचानक तबीयत बिगड़ती है और उसकी आज मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद में जो परिजन है वो महिला के शव को दफनाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन उसकी सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लेती है और उसको JLN अस्पताल पहुंचाती है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही चलेगा। फिलहाल जो परिजनों से बात हुई है उनका कहना है कि जो महिला थी राजमानो, वो झारखंड जो अपने पोते पोती या परिवार के सदस्य वहां रह रहे हैं उनकी याद उसे सता रही थी और उसी याद के अंदर उसे सदमा लगा और उसकी मौत हुई। जी नूपुर। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब खबर 12 से, जहां पर चिकित्सा टीम के साथ में बदसलूकी की जाती है। छबड़ा पुलिस ने 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया। छबड़ा कस्बे के नदी मोहल्ला का मामला बताया जा रहा है और घरों पर स्क्रीनिंग करने ये टीम गई थी। खबर 12 से, जहां पर चिकित्सा टीम के साथ बदसलूकी की जाती है। छबड़ा पुलिस ने 4 के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज किया है। राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया। छबड़ा कस्बे के नदी मोहल्ला का ये मामला बताया जा रहा है और घरों पर स्क्रीनिंग करने ये टीम गई थी और उसी दौरान बदसलूकी वहां पर टीम के साथ में की जाती है। तो लगातार इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी सजगता नहीं देखने को मिल रही है। जो संवाददाता विपिन हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा, लगातार जो है चिकित्सा विभाग द्वारा वो स्क्रीनिंग की जा रही है। आज भी जब चिकित्सा विभाग की टीम 12 जिले के छबड़ा में जब नदी मोहल्ला है यहाँ पर एक, वहां पर गई हुई थी। इस दौरान स्क्रीनिंग कर रही थी लोगों की। इसी दौरान कुछ लोगों ने स्क्रीनिंग का विरोध जताया और वो जो वहां पर जो चिकित्सा विभाग की टीमें थी उनके साथ जो है वो गाली गलौज कर दी वहां पर। उसके बाद जो है और वहां से भगा दिया गया उस चिकित्सा टीम को। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर गए भी सही, लेकिन वो जो आरोपी है जब तक वहां से फरार हो चुके थे। लेकिन जो है चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट पर जो है पुलिस ने पूरे मामले में धारा 188 के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन और साथ ही जो है राजकार्य में बाधा जैसे केस जो है वो दर्ज कर लिए हैं और फिलहाल जो है अब जो है पुलिस जो है आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है।
जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है, लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और चलिए ले चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर सीएस डीबी गुप्ता से खास बातचीत की जा रही है और न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव बातचीत आपको बताएंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन पर जानकारी ये देंगे और हमारे संवाददाता प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, ओवर टू यू। बिल्कुल, हमारे साथ है मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, जिन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए न केवल जिला कलेक्टर से फीडबैक लिया है बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पल पल की अपडेट देते रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कोरोना की लड़ाई में मॉडिफाइड लॉकडाउन को आप कैसा कदम मानते हैं? ये क्या है, किस तरह की इसमें छूट दी जाएगी? देखिए, ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन वाली बात है, इसकी शुरुआत क्योंकि 14 तारीख को जो पूरे कंट्री वाइड लॉकडाउन था उसको समाप्त करके एक नए जो मॉडिफाइड लॉकडाउन का भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई, उसी के तहत राज्य सरकारों को जो पावर्स थी उन ओवरऑल गाइडलाइंस के तहत हमने अपनी जो गाइडलाइंस हैं जारी करी हैं। कल रात को ये जारी हुई हैं और ये लागू होंगी 20 तारीख से, 20 अप्रैल से ये लागू होंगी। तब तक 19 तारीख तक जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है यथावत चलता रहेगा, उसको सख्ती से तब तक पालना करनी है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बहुत दिन से 21 दिन का पहले लॉकडाउन हुआ, लगभग 1 वीक और हो जाता है, महीने भर का समय है। लोग आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, घरों में भी बंद हैं। तो अब कम से कम जहाँ पर हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, कर्फ्यू नहीं है, उनमें किसी तरह से थोड़ी थोड़े रूप में ढील दी जाए, लेकिन ओवरऑल सोशल डिस्टेंसिंग की बात का पालन करते हुए, ये इसका मूल मंत्र है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को खोलने की बात कही गई है। लार्जली अभी तक जो देखने में आया है, लगभग 1100 के करीब केस जो राजस्थान में आए हैं सामने, अधिकांशतः वो अर्बन एरियाज तक सीमित हैं। रूरल एरियाज अभी उससे अप्रभावित हैं। तो एक तो इसमें बड़ा प्रयास है रूरल एरियाज को खोलने के लिए। अब दूसरी बात आ रही है, जो माइग्रेंट्स हैं, लेबर जो वहाँ से कूच कर गई क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, नरेगा की लेबर बेकार हो गई, तो क्योंकि उस समय कुछ काम कम हो गए, बंद हो गए, उनको देखते हुए उनको पटरी पे लाने के लिए पहली व्यवस्था तो ये की गई है कि रूरल एरियाज को इससे काफ़ी कुछ मुक्त कर दिया गया है। रूरल इंडस्ट्रीज जितनी भी तरह की हैं उनके लिए छूट दे दी गई है, नरेगा के कामों को शुरू करने के लिए छूट दी गई है। इसी प्रकार से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके उत्पादन के लिए पूरी तरह से इसमें छूट दी गई है। जहां पर हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर ये गाइडलाइंस जो मॉडिफाइड हैं लागू नहीं होंगी जब तक वो हॉटस्पॉट से बाहर नहीं आ जाते। तो इसमें दो तरह का मतलब ये डिस्टिंक्शन है। तो हॉटस्पॉट्स को अलग तरह से डील करेंगे, उनमें सख्ती बरकरार रहेगी, लेकिन जो हॉटस्पॉट्स में नहीं आते या निकल आते हैं उससे, उनमें ये वाली गाइडलाइंस 20 तारीख के बाद से लागू होंगी। फिलहाल ये 3 मई तक लागू रहेंगी। 3 मई के बाद भारत सरकार की जो आगे एडवाइजरी आती है उसके मुताबिक काम किया जाएगा। क्या राजस्थान में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति आ गई है? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति अलग अलग तरह से डिफाइन है, लेकिन मेरा मानना है वो स्थिति नहीं आई है। कारण यह है कि वो स्थिति जब आती है जब आपको ये नहीं पता पड़ता किस तरह से वो इधर से उधर ट्रांसमिट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में हो रहा है, पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पर अभी तक जितने भी केसेस आए, अगर जयपुर से बाहर की बात करें तो हमें मालूम है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति भीलवाड़ा में एक डॉक्टर के माध्यम से हुआ, कुछ जगह पे तबलीगी वाले माध्यम से लोगों के संपर्क में जो आए उनका हुआ। रामगंज के अंदर एक व्यक्ति जो ओमान से लौट के आया उसने फैलाया, उसके दोस्त को फैला, उसके परिवार को फैला, फिर मोहल्ले में फैला, लेकिन हम उनको ट्रेस कर पा रहे हैं। तो अभी वो कम्युनिटी स्प्रेड वाली डिजीज इन जनरल जो हमारे हाथ से निकल जाए वो नहीं आ रही है। बड़ा नंबर रामगंज में आ रहा है क्योंकि हम बहुत बड़ी संख्या में टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी। जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स का नंबर एक बार बढ़ के आएगा
लेकिन धीरे धीरे वो सबसाइड हो जाएगा। कारण यह है कि यदि इसको हम देर करते तो वो पॉजिटिव होते हुए भी, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक थे, तो वो घूमते रहते और दूसरों को और ख़राब करते। इसलिए हमने कर्फ्यू तो कड़ाई से वहाँ पर लगा दिया है ताकि लोग मिलजुल नहीं सकें, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, एक घर से दूसरे घर में नहीं जा सकें, गलियों में नहीं आ सकें। उसके लिए ड्रोन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, पुलिस और आरएसी की व्यवस्था, सबको कड़ाई से वहाँ पर लागू किया गया है। और कोशिश यह है कि हम उसको उसी छोटे एरिया तक कंटेन कर दें। यदि उसमें हम सफल हो पाएंगे तो जल्दी ही मैं समझता हूँ कि नंबर में कमी आएगी। सर, भीलवाड़ा मॉडल की देश विदेश में काफ़ी तारीफ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में भीलवाड़ा का जो मॉडल है अन्य जिलों में पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, भीलवाड़ा जब भी कोई शुरुआत होती है तो क्योंकि शुरुआत हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा में हुई और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा वहाँ पर काम किया, सख्ती से चीज़ों का पालना कराया और वहाँ पर ट्रेसिंग करके एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस दोनों तरह की बात की। उन्होंने एक्टिव तो ये कि किससे किसको फैला उसकी ट्रेसिंग की, उनको आइसोलेट किया, फिर जितने भी आसपास के लोग थे उनको होम क्वारंटाइन में बंद किया, उनका ट्रीटमेंट भी जो यहाँ का प्रोटोकॉल एसएमएस से डेवलप हुआ था उसके माध्यम से किया, कर्फ्यू की बहुत कड़ाई से पालना कराई। लेकिन वो पूरे भरतपुर म्यूनिसिपल एरिया में कराया गया था। अब जो बातें आ रही हैं, कुछ जगह पर पूरा म्यूनिसिपल एरिया सामने नहीं आता, तो उसको हम 1, 2 और 3 किलोमीटर का दायरा जहां पर एक पॉजिटिव केस सामने आता है तो उसमें वही कड़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से उसमें कर्फ्यू लगा रहे हैं। अभी 49 एरियाज में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो स्थिति वही है। और होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं और आइसोलेट भी कर रहे हैं और जो पॉजिटिव आता है उसको फिर ट्रीट भी कर रहे हैं। चीज़ें कमोबेशी हैं। जो फर्क है वो रामगंज जैसे एरिया में है जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक है कि सोशल डिस्टेंसिंग उस घर में रहते हुए पालना कराना बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि एक एक घर में 30-30, 40-40 लोग हैं। तो हम वहाँ पर थोड़ी स्ट्रेटेजी को जरूरत पड़ने पर बदल रहे हैं और उनको इवन बाहर भी अगर ज़रूरत है तो ले जा करके अलग से उनको आइसोलेट करने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जगहों पे उनके पास स्पेस नहीं है। सर, कोरोना संकट में आर्थिक संकट और खर्च बढ़ गया है, ऐसे में आप केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये जिस तरह का कठिन समय है आर्थिक रूप से, उसमें बिना केंद्रीय सरकार की सहायता के तो किसी भी राज्य सरकार को पालना करना बहुत मुश्किल होगा। पहले ही इकोनॉमिक रिसेशन सब जगह था पूरे देश में। तो अब इस समय जो हमने मांग की है वो खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी कई सारे लिखे हैं और वीसी के दौरान भी जो है प्रधानमंत्री जी को रखा है। एक बात कही है कि 1 लाख रुपए की ग्रांट समस्त राज्यों को मिला के दी जाए, जिसमें पॉपुलेशन और कोविड का जो एक्सटेंट है फैलाव का उसके अनुपात में अलग अलग राज्यों का तय हो। इसके अलावा ये बात की है कि जो हमारी ऋण सीमा है एफआरबीएम में जीएसडीपी का 3% अलाउड होता है, उसको बढ़ा करके 5% किया जाए। फिर जो जो लोन दिए जा रहे हैं, जैसे वेज एंड मीन्स का लोन होता है, उस वेज एंड मीन्स के लोन को जो मॉरेटोरियम दिया जाए एक तो, क्योंकि इस समय स्थितियां नहीं है राज्यों की, और वो जो मॉरेटोरियम है वो इंटरेस्ट फ्री हो। और जितनी भी ये बैंकों की या जो अन्य हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आरबीआई या हम पीएफसी की बात करें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन सब को जो इनकी अभी देनदारियां राज्य सरकार की उनकी तरफ बनती हैं उनको 3 महीने के लिए स्थगित किया जाए और वो स्थगन जो है पूर्णतः इंटरेस्ट फ्री हो, ताकि इसका भार आगे जाके भी राज्यों पे नहीं पड़े। ये कुछ प्रमुख बातें केंद्र सरकार के सामने रखी हैं। और दूसरी बात हमने की है नरेगा की लेबर के लिए, कि इनिशियली उनको अगर एडवांस देने की बात 21 दिन की कही थी, अब वो बात तो खत्म हो गई, क्योंकि अब ये नरेगा की लेबर अनुमति कर दी गई। नरेगा के काम अब 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका जो लेबर कंपोनेंट भारत सरकार देती है वो हमको एडवांस में दे के रखें, ताकि हम इनके टाइमली पेमेंट तेजी से कर सकें और उनको किसी प्रकार की मतलब उनके पास परचेजिंग पावर रहे और कभी भी ऐसी नौबत नहीं आए जहां पर उनको जीवन यापन में कोई कठिनाई हो। सर, आप प्रतिदिन जिला कलेक्टर से फीडबैक लेते हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। किस तरह के आप दिशा निर्देश जिला कलेक्टर्स को देते हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम करने में मदद मिल सके? एक तो हमारी एवरेज कई तरह की इसके लिए व्यवस्था की हुई है। 1-to-1 कलेक्टर से बात होती है। जब किसी कलेक्टर की समस्या होती है वो तो हमसे बात करते ही हैं।
जहाँ हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है या कोई सहायता चाहता है किसी प्रकार की विशेष जिले में, तो उस समय हम उनसे बात करते हैं। हमने वॉर रूम बनाया हुआ है, तो वहाँ वॉर रूम के अंदर जो हमारे पास अलग अलग जगहों से समस्या आती है या इवन अंतर्राज्यीय समस्या भी होती है, तो कोई यूपी का व्यक्ति है और कहते हैं कि इस अमुक ज़िले के अंदर है, उसको सहायता पहुंचाएं, तो हम उस ज़िले के कलेक्टर तक पहुंचाते हैं। जनरली एक दिन छोड़ कर के एक दिन वीसी तो जो है मुख्यमंत्री जी के खुद के स्तर पे ही हो जाती है। फिर हम जो अलग अलग जो दिशा निर्देश बनाते हैं, जैसे कल रात को ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस बनाई, अब इसके बारे में चर्चा के लिए कल वीसी बुलाई गई है, तो कल कलेक्टर से बात करके इन दिशा निर्देशों का क्या मंतव्य है, उसके की किस प्रकार से कड़ाई से पालना कराई जाए जिससे रिजल्ट सामने आए। और अब जो इकोनॉमिक स्लोडाउन कंप्लीट हुआ है, इससे धीरे धीरे उबर करके रेगुलर जो पटरी पर आने की बात हो अर्थव्यवस्था की, इसकी तरफ एक ईमानदार कोशिश की जाए। यही हम उनको इंस्ट्रक्शंस अभी फ़िलहाल देंगे। और लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाए, कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए, ये बातें उनसे रेगुलर होती हैं। सर, मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति के कारोबारियों जी, तो आपने सुना कि सीएस डीबी गुप्ता से बातचीत की गई और उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा प्रदेश जो है वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। साथ ही कल लॉकडाउन पर कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा और 3 मई के बाद में जो हालात बने हैं उन तमाम हालातों पर समीक्षा की जाएगी। कितना फर्क आता है, पूरा एनालिसिस 3 मई के बाद में किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना पर सियासत की बड़ी खबर आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ के आरोप पर बरसे रघु शर्मा। जी हां, उपनेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसा। राठौड़ ने कोरोना योद्धाओं का अपमान किया, घर घर जाकर जांच करने वालों का अपमान किया। राठौड़ ने 6 लाख जांच को फर्जी बताया। तो कोरोना पर सियासत की बड़ी खबर, राजेंद्र राठौड़ के आरोप पर बरसे रघु शर्मा और उन्होंने कहा कि राठौड़ ने कोरोना योद्धाओं का अपमान किया है, घर घर जाकर जांच करने वालों का अपमान हुआ। राठौड़ ने 6 लाख जांच को फर्जी बताया। से जो कि एक वैश्विक महामारी है, पूरे देश की राज्य सरकारें भारत सरकार के साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रही है। किसी राज्य में कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है उसकी अक्सर से राज्य पालना कर रहे हैं। हम विचारधारा अलग अलग होते हुए भी इस महामारी से एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। पर अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह बयानों की झड़ी लगाई है और जिस तरह से पोलराइजेशन की राजनीति की उनके बयानों से बू आ रही है, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता ने आज यहां तक कह दिया कि जो 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, यही आंकड़े झूठे हैं। उन चिकित्सा कर्मियों ने जिन्होंने अपनी जान झोंक रखी है, आप स्वयं चिकित्सा मंत्री रहे हो, इस तरह के बयानों से आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो चिकित्सा कर्मियों का। और जो हमारे दल जा रहे हैं घर घर में पिछले 2 महीने से सर्वे करने का काम कर रहे हैं, ये 6 करोड़ नहीं है, ये संख्या ज्यादा है। और जहां तक क्वारंटाइन बेड की फैसिलिटी का आपने मजाक उड़ाया, आप मेरे साथ चलिए, आप रामगंज चलिए, पहले उस स्थिति का मुकाबला आपको बताते हैं कैसे कर रही हमारे प्रशासन की टीमें, हमारे चिकित्सा विभाग की टीमें और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। आप अपनी नजरों से देखिए, आप में हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, मैं आपको बोल रहा हूं। और जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज हमने राज्य में डेवलप की है,
1 लाख से भी ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बैड है, बैड। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान पुलिस दिवस पर पुलिस के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बधाई दी है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पुलिस के अथक प्रयासों के चलते ही लॉकडाउन और कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो पाया है। साथ ही लोग अपने घरों में हैं और कोरोना से जंग लड़ने में हम काफी हद तक सफल रहे हैं। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है। इस मुबारक मौके पर तमाम पुलिस विभाग के जो हमारे कार्मिक हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि जिस अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक बनी है पुलिस, जब जब क्राइसिस आया है, चाहे कानून और व्यवस्था की पालना की बात हो, संकट की घड़ी में, आज कोरोना महामारी से जो लड़ाई हमारी चल रही है उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल के पुलिस डिपार्टमेंट के जवान हों, अधिकारी हों, उच्च अधिकारी हों, तमाम लोगों ने एक टीम भावना के साथ राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए जो काम किया है, जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, राजस्थान वासी जितनी तारीफ करें उतना कम है। हमारे जवानों ने समय समय पर कठिनाई के समय में प्रदेश की जनता को संरक्षण दिया है। तो लगातार न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और देश को बचाइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।